हाँ जी, हमने लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर ली थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स ऑफ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि अगर हमें एनालिसिस करना है तो हम क्या क्या टूल्स मतलब क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू क्या करके हम जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आपको दिख रहा है, हमारे पास मेनली 4 टूल्स होते हैं। एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, जो अभी हमें इस चैप्टर में डिटेल में करनी है। दूसरा, इसी चैप्टर में हम करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। तीसरा, रेशियो एनालिसिस, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, फर्स्ट टर्म में ये आपके सिलेबस में था और इसको हमने काफ़ी डिटेल में किया था। और फोर्थ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी आप अभी आगे आने वाले समय में करोगे। तो मतलब आपका जो टूल्स ऑफ एनालिसिस है वो हम रेशियो एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये तीनों चीज़ें अब हम वन बाय वन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। हम स्टार्टिंग करते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपैरेटिव यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो 2 ईयर्स की फिगर्स को आपस में कंपेयर करे। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब है, हॉरिजॉन्टल एक एनालिसिस दो तरह के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, ये मैंने आपको उस क्लास में, रेशियो की क्लासेस में भी बताया था। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो होता है, इसके अंदर हम पैरेलल कंपैरिजन करते हैं, या पैरेलल 2 आइटम्स को एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने 2018 की सेम फिगर को, पैरेलल का मतलब सेम आइटम्स बट 2 अलग अलग टाइम पीरियड्स की, जब जो है किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट की जाती हैं, कंपेयर की जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, और जो वर्टिकल एनालिसिस होता है, इसके अंदर हम एक ही स्टेटमेंट की 2 अलग अलग आइटम्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे सेल्स को प्रॉफिट के साथ कंपेयर किया, एक्सपेंसेस को प्रॉफिट के साथ रिलेट किया, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस। तो हमने जो रेशियो एनालिसिस किया है वो वर्टिकल एनालिसिस था, वर्टिकल टूल था। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक हॉरिजॉन्टल टूल है, मतलब कि हमें 2 अलग अलग ईयर टाइम की जो आइटम्स हैं, सेम आइटम को एक दूसरे के साथ रिलेट करना है। ठीक है, देखिए इसका। हाँ जी, comparative statement shows change in each items of the financial statement from the previous accounting period in absolute amount as well as percentage। कि जो comparative statement है वो हर item shows changes in each item of the financial statement, कि जो financial statement है उसकी हर item में पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना चेंज हुआ। ठीक है, लिखा ना, शो चेंज इन ईच आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड इन एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट यानी कि जो मतलब एक सीधा आपको अमाउंट दिखाई देगा माइनस करके, हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट। और फिर हम उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि लास्ट ईयर ये फिगर हमारी इतनी थी और अब हमारी ये इतने परसेंट इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। ठीक है, हमें इंक्रीज और डिक्रीज हम पता लगाएंगे कि जैसे शेयर कैपिटल लास्ट ईयर हमारे पास इतनी थी, इस साल इतनी हो गई, तो इस साल अगर बढ़ी है तो कितने परसेंट बढ़ी है, और अगर घटी है, हालांकि शेयर कैपिटल के कम होने के चांस नहीं होते, और बाकी की चीज़ें हमारी मान लो बढ़ी हैं या घटी हैं, तो वो जैसा भी होगा वो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट इन विच ईच आइटम ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज एनालाइज्ड हॉरिजॉन्टली। देखो बताया ना मैंने आपको, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। तो हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज की हर आइटम को हॉरिजॉन्टली एनालाइज करेंगे फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स।
ठीक है, 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड, कि हम ज़्यादा, वैसे आपके सिलेबस में 2 ही साल को हम आपस में कंपेयर करेंगे, लेकिन हम नहीं तो 2 से ज़्यादा साल का भी आपस में एनालिसिस कर सकते हैं। पर मेनली जो है ये एनालिसिस 2 साल का किया जाता है कि लास्ट ईयर की अपेक्षा इस साल कितने परसेंट चेंज आया। ठीक है, तो हम कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट हैं वो बैलेंस शीट की भी बना सकते हैं, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है हम इनकम स्टेटमेंट की भी का भी कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। देखो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ स्टेटमेंट इन विच ईच आइटम ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, या हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर हो उसको एनालाइज करेंगे हॉरिजॉन्टली। वही हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, ये भी ध्यान रखना बेटा, ये पेपर में आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, तो उसको हम एनालाइज करेंगे। और ये भी जो है एब्सोल्यूट फिगर भी दिखाएगा और परसेंटेज फिगर भी दिखाएगा। तो ये कैसे किया जाए, हाँ जी, अब हम इसका एक बार फॉर्मेट स्टडी करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम, ये आप जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये बहुत ही इजी होती है बनाने में। आपने फर्स्ट जो है टर्म में परफॉर्मा बैलेंस शीट एक कंपनी की पढ़ी थी, स्टडी की थी अच्छे से, उसका सारा आपने फॉर्मेट देखा था। तो यही फॉर्मेट है, लेकिन इसमें अब हमने क्या किया, देखो, जैसे आपने जो बैलेंस शीट पढ़ी है उसमें आपने फॉर्मेट में यहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, ये सारा आपने यहाँ पर सोर्सेज एंड यूजेस पढ़े हैं, नोट नंबर पढ़ा है। इसके बाद एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर दिया होता है, प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का। लेकिन जो बैलेंस शीट दी होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है वो करंट ईयर का होता है और सेकंड कॉलम प्रीवियस ईयर का होता है। लेकिन जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम पहले प्रीवियस ईयर के अमाउंट लिखते हैं और फिर करंट ईयर के अकाउंट अमाउंट लिखते हैं। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये कई बार बच्चे आपस में इंटरचेंज कर देते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और उस चीज़ के भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं, और मतलब इसमें मार्क्स कई बार 2 नंबर भी डिडक्ट कर दिए जाते हैं कि फॉर्मेट गलत बनाया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में करंट ईयर पहले दिया होता है और प्रीवियस ईयर बाद में दिया होता है, और आपने उसको उन ईयर को फिर इंटरचेंज करके प्रीवियस ईयर पहले लिखना है और करंट ईयर बाद में लिखना है। इसके बाद थर्ड कॉलम आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपको खुद से ऐड करना होता है, जो होता है एब्सोल्यूट चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड कॉलम जो है उसमें से फर्स्ट कॉलम माइनस कर देते हैं। ठीक है, सेकंड कॉलम का जो अमाउंट है उसमें से फर्स्ट कॉलम का अमाउंट माइनस कर देते हैं, और इसके बाद जो है हम फिर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हैं। तो चलिए, ये तो आपने, वैसे मैं इसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें कि ये जो है कॉलम कैसे परफॉर्मा है बैलेंस शीट का। तो देखो, सबसे पहले परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमें करना क्या है, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए एब्सोल्यूट चेंज जो हमने थर्ड कॉलम में निकाला है उसको डिवाइड करना है आपने अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, जो ये शो करेगा कि जो चेंज आया है वो पिछले ईयर का कितने परसेंट चेंज आया है। ठीक है, जैसे मान लो लास्ट ईयर अमाउंट हमारा 2 लाख था, अब आपको दिखा रहे हैं 2,40,000 हो गया, कोई भी किसी भी चीज़ का अमाउंट। पिछले साल 2 लाख था, इस साल 2,40,000 हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज, कितना चेंज आया होगा, 40,000 रुपीज़ का चेंज आया होगा, है ना। तो अब हम निकालेंगे जो 40,000 बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, वो लास्ट ईयर का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, इस तरह से हम करेंगे। तो हम ये इसको कहेंगे परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ऐसे ही इसको एक सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू अमाउंट इन कॉलम 3 डिवाइडेड बाय अमाउंट इन कॉलम 1 इंटू 100। ठीक है, पर कॉलम 1 तभी आपका चलेगा अगर आपने फर्स्ट कॉलम में प्रीवियस ईयर लिखा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि सही फॉर्मूला एक्चुअली में तो यही है, बस ये हमने इजी फॉर्म में हम फिर आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हो। चलिए, अब ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप ऑलरेडी पहले कर ही चुके हो, तो इसमें मुझे कुछ ऐसे अलग से करवाने वाली चीज़ नहीं है। ये जो फर्स्ट हम देख रहे हैं ये वाला पोर्शन आपको पता है,
ये पूरा का पूरा हमने जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को लिया है। ये वही फॉर्मेट है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था, शेयर होल्डर फंड। हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग हो गई उसकी शेयर कैपिटल, उसके अंदर 3 आपको पता है सब हेडिंग्स होती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, फर्स्ट हेडिंग के अंदर होता था। ठीक है ना, याद होगा आपको ये चीज़। 12th क्लास, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ जी। सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी आपने उस बैलेंस शीट के अंदर फॉर्मेट किया हुआ है। थर्ड, नॉन करंट लायबिलिटीज़, पूरा आपने उसके अंदर, मैंने आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म्स भी करवाई थी। इसको हम कहते थे SRM, ये LDOL, फिर STOL, तो ये सब वही चीज़ें हैं। तो आपने ये वाली जो आइटम्स हैं इनकी सीक्वेंस वही रखनी है जो बैलेंस शीट के अंदर एक्चुअली में होती है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, इसमें सिर्फ आपको प्लस माइनस ठीक से करना है। पेपर में भी आपको बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में दी जाती है क्वेश्चन में, आप उसी के अंदर फर्स्ट सेकंड कॉलम गिवन होता है, उसको आप सही तरीके से अरेंज करेंगे। सेकंड को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, फर्स्ट को सेकंड कॉलम बना देंगे, और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को आपने ऐड करना है। तो ये तो आपको सारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की सारी आइटम्स वही दी हैं, ध्यान है ना बेटा आपको सबको ये चीज़ें। इसके बाद ये जो है मैंने अलग अलग स्लाइड पर इनको दिखाया, लेकिन ये एक लंबी जो है वर्टिकल बैलेंस शीट होती है, और ये वाला जो पोर्शन है जो अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा है, ये एक्चुअली में उसी में नीचे सेम उसी तरीके से जो है जब हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लिख लेते हैं तो उसके नीचे ही एसेट्स का भी पूरा ब्लॉक आता है। आपको ये ध्यान होगा, फर्स्ट हमने टर्म में किया था। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स हो गई, फिर नॉन करंट एसेट्स के आपको ध्यान होगा हम 5 पार्ट्स कर देते हैं, फिक्स एसेट्स। ठीक है, और फिर फिक्स एसेट्स के 3 पार्ट, ये सारे आपने बेटा उस वक्त 4 पार्ट आपने किए थे, वही डिटेल है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स, ये सब आपने फॉर्मेट जो एक्चुअली में कर चुके हैं वही फॉर्मेट है, और पेपर में भी यही फॉर्मेट आता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो इसी फॉर्मेट में आता है, तो आपको वही फॉर्मेट सॉल्यूशन में भी रखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो होंगी। इसके बाद आपने जो है जब चीज़ें दी होंगी उनको आपने कंपेयर करना है। तो चलिए, ये आपके सामने एक मैंने क्वेश्चन दिया है, आपको एक क्वेश्चन मिला है देखिए, जिसमें शेयर होल्डर फंड्स, उन्होंने वही फॉर्मेट वही है बेटा, जो आइटम्स नहीं है बस वो हटा दी गई हैं, बट वही फॉर्मेट है, ध्यान हो तो आपको। इसमें रिजर्व एंड सरप्लसेस और शेयर वो जो पेंडिंग मनी अगेंस्ट शेयर वारंट है वो नहीं है। ठीक है, तो एक ही आइटम है, उसका आपको अमाउंट दे दिया है कि लास्ट ईयर 3,44,000 थे, इस साल बढ़कर 4,26,000 हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही लास्ट ईयर हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी 4,38,000, इस साल ये बढ़कर 6,96,000 हो गई हैं। लास्ट ईयर हमारी करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल था 78,000, इस साल ये बढ़कर हमारा 2,98,000 हो गया, यानी कि सारी लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ी हैं। ये पिछले साल की फिगर है 31/3/19 की, और ये 31/3/20 की फिगर है, और इसमें आपको जो है ईयर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दे रखे हैं, और इसके बाद इसका टोटल गिवन है, और ऐसे ही फिर आपको क्वेश्चन में ही नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के फिगर गिवन है। अब आपका काम क्या है कि इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम देखते हैं कैसे बनेगा कंपैरेटिव बैलेंस